तो हम लास्ट क्लास में लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे थे, साहित्य समीक्षा जिसे बोलते हैं। और साहित्य समीक्षा जिसके बारे में हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारे शोध की नींव रखता है, फाउंडेशन देता है। साहित्य समीक्षा सामाजिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी रिसर्च हुआ है, जो भी शोध हुए हैं, उसे हम लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्य समीक्षा के थ्रू समझाते हैं। अब मैंने ये वाले जो आपको पीडीएफ बताए थे, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने हाईलाइट किए। जैसे कि पहला पॉइंट, साहित्य समीक्षा सामाजिक अनुसंधान परियोजना का निर्माण करता है या उसके लिए वो बहुत ही उपयोगी है। सामाजिक अनुसंधान इसका मतलब होता है कि जो सोसाइटल डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये जो लिटरेचर रिव्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और शोध विषय के संदर्भ में भी अपने विचारों को स्थापित करने में ये सक्षम होता है। आपका जो भी टॉपिक है उसको अगर आपको स्ट्रांगली आपको क्लेम करना है या स्ट्रांगली उसमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो उसके लिए भी साहित्य समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट है संबंधित शोध क्षेत्र में इसके इससे लोगों के किस प्रकार से शोध किया गया है ये भी आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार के शोध हुए हैं, और आपको इसमें और कैसा कंट्रीब्यूशन करना है, और आपको क्या अपना नया कुछ इसमें देना है। वो सारी चीजें आपको साहित्य समीक्षा के थ्रू समझ आती है। फिर मैंने बताया, इसमें हाईलाइट किया है कि साहित्य समीक्षा के निहितार्थ आलोचनात्मक तरीके से सोचना शुरू करता है। कुछ भी आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, कुछ नया पॉइंट रखना है, उसके लिए आपको साहित्य समीक्षा काफी हेल्पफुल रहता है। तो साहित्य समीक्षा बहुत कठिन होता है क्योंकि इसके विषय पर आप पुस्तकें देख सकते हो, देख सकते हो, शोध पत्र देख सकते हो, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बट अल्टीमेटली आपका एम क्या होगा? आपको आपके रिसर्च के लिए, आपके शोध के लिए हेल्पफुल पॉइंट चाहिए जिससे कि आप अपने शोध को आगे लेकर जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तो क्लियरली दिया है। आप बता सकते हैं आपको इसमें क्या तकलीफ हो रही थी? शोध यहाँ पे ये भी बताया गया है कि साहित्य समीक्षा अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक्टिविटी है। ये आपको ये करना है क्योंकि ये आपके रिसर्च का फाउंडेशन रखता है, ये नींव रखता है। और सामान्यतः इसके चार चरण होते हैं। पहला पॉइंट है कि शोध विषय के संदर्भ में पृष्ठभूमि का अध्ययन। आपकी जो टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स का चयन होगा, वो उसके लिए भी एक शोध विषय में आपको काफी हेल्प करता है। विचारों का अवलोकन और यह देखना कि इस संदर्भ में क्या कुछ किया जा चुका है, और इन सूचनाओं को अपने शोध परियोजना में केंद्रित करना। जो भी आप टॉपिक्स इसमें देखोगे लिटरेचर रिव्यू में, उससे आप अपने शोध को एक नई दिशा दे सकते हो। दूसरा पॉइंट ये दिया है कि सूचनाओं के स्रोत की विस्तार से खोज करना। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके सोर्सेस को काफी अच्छे से समझना, और उसके सोर्सेस पे रिसर्च करना, उसके सोर्सेस पे शोध करना। और सूचनाओं के स्रोत की विस्तार से खोज करना तथा सूचनाओं के रिकॉर्ड का विस्तृत ग्रहण करना। जो भी आप सोर्सेस लोगे उसको प्रॉपरली कंपाइल करके एक जगह रखते हो लिटरेचर रिव्यू में, ताकि पता चल सकते हैं कि आपने कितना रिसर्च किया है, कितना शोध किया है। अध्ययन एवं मूल्यांकन करना। जो कुछ आपने पाया, जो भी कुछ आपने पाया उसके बारे में आपको इसमें सोच विचार करके आप ये साहित्य समीक्षा में लिख सकते हो। उसके बाद इसमें साहित्य समीक्षा क्यों करना है, इसके कुछ कारण दिए गए हैं। शोध क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों के आलोचनात्मक विश्लेषण करने में ये आपको काफी काफी हद तक इम्पोर्टेंट रहता है और काफी हद तक हेल्प करता है। इसके द्वारा शोधकर्ता यह जान पाते हैं कि संबंधित शोध क्षेत्र में क्या कुछ हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो अगर आप हिंदी चयन किए हो तो आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, बट हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट मैटर इंग्लिश है तब आपको शायद इसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पे सोर्सेज बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको साहित्य समीक्षा करना है। पुस्तकें हो गया, फिर कुछ जर्नल्स हो गए वहां से, फिर उसके बाद नॉन रिफर्ड जर्नल्स है, रिफर्ड जर्नल्स है, उसके बाद थीसिस, कॉन्फ्रेंस, न्यूज़पेपर। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं।
अगर आपको इसमें बता सकते कहाँ समझ नहीं आ रहा है तो मैं हेल्प हेल्प कर सकती हूँ। यस। जी, किसको किसको तकलीफ थी इस पीडीएफ में? नहीं, ठीक है मैम। ठीक है। कुछ अगर हम्म। रहता है, कुछ पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे तो आप बताइए, नहीं तो जैसे हम कल कल जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे तो चलेगा आप लोग को? हाँ। ठीक है। यस ठीक। मैम। ओके। अच्छा अच्छा मैम, जितना आप करवाएंगे हमें क्या उतना ही करना है कि उसके अलावा भी कुछ करना होगा? हाँ, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है, उसके अलावा जैसे भी आप समझ पा रहे हो या जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको करना पड़ेगा। जैसे लिटरेचर रिव्यू आप करा रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो आप जो जो हमको सिखाएंगे तो हम्म। उतना ही हमें प्रिपेयर करना होगा, कि इसके अलावा भी अगर पुस्तक में कुछ और डिटेल है इंफॉर्मेशन तो वो भी करना है? ज्ञान का सागर है, जहाँ जितना पढ़ेंगे उतना कम है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा जितना आप पढ़ सकते हैं। जितना आप पढ़ सकते अच्छा। हो उतना पढ़िए। नहीं, एग्जाम में जैसे इतना ही आएगा कि नहीं कुछ भी आ सकता है? देखिए, ये पूछ रहा रिसर्च था। मेथड्स में जो टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग ही आएगा। बट हाँ, डिटेल वाले डेप्थ वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ओके। हाँ। तो कल हम लोग आज ये देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको काफी लॉन्ग चैप्टर दिखेगा, और ये जरूरी नहीं है कि इसमें कोई स्ट्रक्चर हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कोई स्ट्रक्चर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो, बट हाँ, आप अपने गाइड से कंसल्ट कर सकते हो कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी, इसके आप क्या बोलते हैं, किस प्रकार से लोगे, क्या इसमें टेबल्स डालोगे, क्या इसमें चार्ट डालोगे, या इसमें कौन से एनालिसिस डालोगे, ये सारी चीजें आप अपने गाइड से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये लिटरेचर आपका रहेगा, उसमें आपका सोर्सेस आपके बुक्स रहेंगे, आपके जर्नल्स, आर्टिकल्स, कोई सिंगल ऑथर्ड बुक्स है या मल्टीपल ऑथर्ड बुक्स है, ये सारी काफी टाइप ऑफ रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल होंगी। अब उसे स्ट्रक्चर्ड वे में रखोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये लिटरेचर रिव्यू का तो हमने स्टडी कर लिया, इतने सारे लिटरेचर की स्टडी कर लिए, अब इसको हम जो हमारे थीसिस में एक चैप्टर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें हम कैसे रखें, ये क्वेश्चन किसी को भी आ सकता है। तो वहां पे अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, क्लासीफाई करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमें अपने गाइड से कंसल्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से हम इतने सारे लिटरेचर को एक चैप्टर में कंपाइल कर सकते हैं। जितने भी अपने शोध किए हैं, जितने भी अपने शोध पढ़े हैं, उसको एक जगह पे कंपाइल करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिससे आपको पता चलता है कि इसके बाद आप आगे क्या करने वाले हो, इसके आगे आप कौन से रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हो। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो जो आप रिव्यू लिखोगे, जो आपको साहित्य समीक्षा करना है, वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक फोकस फाइंड आउट करना है। अब फाइंड अ फोकस सबसे पहला पॉइंट, इसका मतलब है कि जो आप साहित्य समीक्षा लिख रहे हो, लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो, वो कोई सोर्स नहीं है। वो कोई सोर्स नहीं है, वो एक कंपाइलेशन है बाकी सारे सोर्सेस का, जो आप बता रहे हो, जो रीडर्स है उनको बता रहे हो कि आपने ये सारे सोर्सेस लिए हैं जिसके थ्रू आप अपने रिसर्च में प्रोग्रेस कर पा रहे हो। सो यहाँ पे आप जो लिस्ट ऑफ सोर्सेस रखोगे, आप उसको सिलेक्टिवली रखोगे आपके टॉपिक एरिया के अकॉर्डिंग। मे बी आपका टॉपिक एरिया, आपने कोई बहुत ही वास्ट वाइडर टॉपिक एरिया लिया है, तो उस टॉपिक एरिया को अगर आप डिवाइड करके उस बेसिस पे आप लिटरेचर रिव्यू में डालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या वो लिटरेचर सोर्सेस एक क्वेश्चन का या मल्टीपल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या कोई
एस्पेक्ट, आपका जो टाइटल है, आपका जो प्रपोजल रिसर्च का टाइटल है, क्या उस टाइटल के आंसर को वो सोर्स पूरी तरीके से कवर करता है। मे बी आप सोच रहे होंगे कि आपको एक डिसर्टेशन लिखना है, उसके लिए 3 बुक आपके लिए काफी है। ये आपके दिमाग में आया कि 3 बुक आपके लिए काफी है, आपने बुक का चयन कर लिया। उसके बाद आपको खुद से ये सवाल पूछने हैं कि क्या ये सोर्सेस जो मेरे पास, जो मैंने सोर्सेस सिलेक्ट किए हैं, क्या ये सोर्सेस मेरे सारे रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। अगर हाँ, तो आप वो सोर्सेस को लिख सकते हो। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछना है कि कितने अच्छे से वो जो भी सोर्सेस आप लिए हो, कितने अच्छे से वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, और कितने अच्छे से आपको एक डायरेक्शन दे रहा है ताकि आप उस पे कुछ नया शोध कर सको। और ये भी पूछना है कि क्या वो कोई ट्रेंड को लेके जा रहा है। जैसे अभी काफी ट्रेंड हो रहे हैं रिसेंट में, अगर आप रिसर्च करते हो, देखते हो, तो कोई ना कोई ट्रेंड होता है। या हम लोग दार्शनिक दृष्टिकोण से बोलते हैं कि वो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रॉब्लम ऑफ गॉड हो गया, एक प्रॉब्लम ऑफ सोल हो गया, प्रॉब्लम ऑफ माइंड हो गया। ये सारे प्रॉब्लम जो हो गया ट्रेंड हो गया, एक प्रकार का ट्रेंड हो गया, एक प्रकार का कल्चर हो गया, जिसपे काफी दार्शनिक अपनी बातचीत करते हैं, अपनी व्याख्या रखते हैं, और वाद विवाद चलता रहता है। अब इसमें आपको ये सोचना है कि क्या आपका टॉपिक, आपने जो टॉपिक रखा है, आपने जो टॉपिक लिया है, क्या वो भी कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है या कोई ट्रेंड बता रहा है। मे बी आप का जो रिसर्च है, शोध है, वो पॉल्यूशन के बारे में बता रहा हो, वो भी एक ट्रेंड है। मे बी आपका शोध फेमिनिज्म के बारे में बता रहा हो, वो भी एक शोध है। तो ये एक एक कैटेगरीज है। इसके बारे में अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरा शोध इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये एक ट्रेंड हुआ। तो जब ऐसे ट्रेंडिंग टाइप का अगर टॉपिक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड काफी रिसेंट में डिबेट हुए होंगे, वो रीसेंट डिबेट भी आपको स्टडी करना है। और वो रीसेंट डिबेट के जो फाइंडिंग्स रहे हैं, वो भी आपको अपने लिटरेचर रिव्यू में शो करना है, ताकि आपको समझ आएगा कि आपका डिबेट और आपका थीसिस, वो जो डिबेट चल रहा है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है। क्या वो सेम बातों को रिपीट कर रहा है, या कुछ नया पॉइंट आप रख रहे हो। तो ये सारी पॉइंट्स आपकी साहित्य समीक्षा, आपके लिटरेचर रिव्यू से क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब भी आप लिखने बैठोगे, ये रिव्यू लिखने बैठोगे, तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे बेस्ट वे क्या होगा कि मैं इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने इतने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, उसको बेस्ट वे में यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके टॉपिक्स होंगे, आपके सब टॉपिक्स होंगे, आपके रिव्यूज होंगे, किस प्रकार से मैं प्रेजेंट कर सकूं ताकि सारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड हो, ग्लोबल इंफॉर्मेशन को भी कवर करे, लोकल इंफॉर्मेशन को भी कवर करे। क्योंकि जब भी आप शोध करते हो, तो आपको काफी डेटा के थ्रू जाना पड़ता है। यहाँ पे आपकी बुद्धि यहाँ पे आपको बतानी चाहिए कि कौन सा डेटा मेरे लिए काम आएगा, कौन सा डेटा काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या ये जो मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि आप आए दिन कोई ना कोई शोध पत्र उठा के पढ़ते होंगे, वो शोध पत्र क्या आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है, तो वो आपके लिटरेचर रिव्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर वो है, तो उसको आप लिटरेचर रिव्यू में शो कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये रिफ्लेक्ट करते, जो कि आपके, आप जो लिखने वाले हो या जो आप लिख रहे हो, उससे काफी मैच करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो शोध है, उसको एक अच्छा फाउंडेशन मिलेगा। उससे आप अपनी बातें को बेझिझक रख सकते हो, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। कि जैसे कि अगर आपने बात किया आजादी या फ्रीडम एज अ फ्री चॉइस कॉन्सेप्ट का, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि लोग पूछेंगे कि ये कॉन्सेप्ट के बारे में क्या खुद आप ही लिख रहे हो, या कभी किसी और ने भी इस पॉइंट के बारे में लिखा है। तो वो पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आपको ऐसे 10 लोगों के बारे में लिखना पड़ेगा, 10 लोगों का शोध लिखना पड़ेगा, उनके फाइंडिंग्स लिखने पड़ेंगे, जो कि आपके पर्टिकुलर शोध को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेहतर वे क्या होगा प्रेजेंट करने का इंफॉर्मेशन को, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे बेस्ट वे पहला तो ये है कि 3 एलिमेंट्स को कवर करो।
सबसे पहला कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आपके जो शोध है उससे रिलेटेड जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप गॉड के बारे में लिख रहे हो, तो गॉड के बारे में एंशंट इंडियन क्या पर्सपेक्टिव रखता है, देन मॉडर्न इंडियन का क्या पर्सपेक्टिव रखता है, देन मॉडर्न के बाद जो कंटेम्पररी अभी का जो लाइफस्टाइल है, अभी जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, ये सारा बैकग्राउंड में डालोगे, इंट्रोडक्शन में डालोगे। उसके बाद उसके बाद ये सेकंड पॉइंट रहेगा जिसको बॉडी ऑफ द रिव्यू बोलते हैं। इसमें आ, वो सारे सोर्सेस को लोगे जो सोर्सेस आपको इम्पोर्टेंट लगे थे, वो सारे सोर्सेस के डिस्कशंस आप डालोगे। एंड फाइनली कुछ कंक्लूजन है या कोई रिकमेंडेशन है तो उसको एंड ऑफ द पेपर में आप लिखोगे। रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने काम को पूरा कर नहीं पाते हैं, तो वो एक रिकमेंड लिख देते हैं कि अगर ये सेटअप, जैसे कि अगर उन्होंने कंट्रोल्ड सेटअप में अपना काम किया, उन्होंने शायद जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए कि किसी को ह्यूमन इमोशन को समझना है। अब एक साइंटिस्ट ह्यूमन इमोशन को समझने के लिए एक कंट्रोल सेटअप बनाते हैं, वहां पे हर ह्यूमंस को कुछ पिक्चर्स दिखाया जाता है और वो पिक्चर्स के बेसिस में उनके इमोशंस को देखा जाता है। अब यहाँ पे वो साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि जब वो लोगों को पिक्चर्स दिखाते हैं, वो फोटोज दिखाते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपना फोन देख रहे होते हैं, उसकी वजह से वो पूरा पूरा वो पिक्चर पे फोकस नहीं करते, तो ये कंट्रोल्ड सेटअप का वो साइंटिस्ट उस पे ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से उसका जो पूरा इमोशन है वो कैप्चर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वो साइंटिस्ट रिकमेंड करेंगे कि नेक्स्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो प्लीज मेक श्योर कि नो पार्टिसिपेंट्स आर यूजिंग देयर सेलफोन्स, क्योंकि अगर वो सेलफोन्स यूज कर रहे हैं या अगर वो कोई और काम कर रहे हैं तो उसके वजह से हम उनके इमोशंस को स्टडी नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये एक प्रकार का रिकमेंडेशन होगा। तो ये रिकमेंडेशन भी आप अपने पेपर में लिख सकते हो ताकि वही रिकमेंडेशन को फॉलो करके आप उस पे शोध कर सकते हो और उस पे नया नया कुछ पॉइंट रख सकते हो। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीजें होगी जिसको हम अपने साहित्य समीक्षा में रख सकते हैं। रिकमेंडेशन कुछ भी हो सकता है। अब आपने दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी रिकमेंडेशन मिले हैं गॉड के ऊपर, काफी रिकमेंडेशन मिले हैं। अब सवाल ये है कि क्या सब रिकमेंडेशन को फॉलो करना है? नहीं। हम पुराने, एकदम पुराने सोर्स के रिकमेंडेशंस को नहीं देख सकते क्योंकि उसको किसी ने उसको अपने रिसर्च पे लिख के वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का सॉल्यूशन उसने प्रोवाइड किया होगा, तो आप फिर से उस पे काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको रीसेंट रिकमेंडेशन को पढ़ना पड़ेगा कि रिसेंटली कौन से साइंटिस्ट ने क्या रिकमेंड किया है, ताकि वो रिकमेंडेशंस लेके आप नए तरीके से चीजों को रख सकते हो। तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो जब भी रिकमेंडेशंस आप देखते हो तो एकदम नया लेटेस्ट वाला आप रिकमेंडेशन देखो, ताकि उसको आप अपने शोध पत्र में रख सकते हो। उसके बाद बेसिक कैटेगरीज को कवर करने के बाद जो बॉडी है, जो आपका रिसर्च का जो मेन पार्ट है, उसको कैसे आप तैयार करोगे वो देखते हो। सोर्सेस को कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब या तो आप देखो कि सबसे पहले क्या पब्लिश हुआ था, उसके बाद आप नेक्स्ट पब्लिकेशन, फिर नेक्स्ट पब्लिकेशन, ये क्रोनोलॉजी हो गया। एक प्रकार से आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो। आप रैंडमली चीजों को नहीं डाले हो कि 2007 में ये पब्लिश हुआ, 1970 में ये पब्लिश हुआ, 2018 में ये पब्लिश हुआ। ऐसे करने के बजाय आपने एक सिस्टम फॉलो किया। 2018 में क्या पब्लिश हुआ, उसके बाद 2024 में क्या पब्लिश हुआ। ऐसे आप एक ऑर्डर लेके चलते हो तो आपका जो रिव्यू है वो काफी अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेबल दिखेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो रिव्यू होगा वो काफी प्रेजेंटेबल वे में दिखे। वो लोग, अगर कोई पढ़ रहा है रीडर, तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी आपने सोर्सेस लिए हैं अपने रिसर्च के लिए, वो कितने अच्छे से आपने उसको फॉलो अप किया है। और उतना ही नहीं, काफी सिस्टमेटिकली भी
आपने वो सारी चीजों को लिखा है। तो ये एक क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके। तो क्रोनोलॉजी एक प्रकार से आप ये सिस्टम फॉलो कर सकते हो, या तो आप कोई ऑथर्स के सिस्टम फॉलो कर सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑथर हो, सबसे जो पॉपुलर ऑथर हो, उसको आपने पहले ले लिया। फिर जो कम पॉपुलर हो, जिनकी उतनी ज्यादा पब्लिकेशंस नहीं है, वो ऑथर ले लिया। फिर एकदम रीसेंट वाले ऑथर्स ले लिए। ये भी आप क्रोनोलॉजी फॉलो कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने रिव्यू को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। उसके बाद ये चीज मैंने आपको भी पहले ही बताई है कि जो आपका लिटरेचर रिव्यू आप जो कर रहे हो, उसको आप पब्लिकेशन क्रोनोलॉजी में आप अरेंज करते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बेसिस पे भी उसको अरेंज कर सकते हो। अगर आपका टॉपिक गॉड है, तो गॉड का बिलीफ क्या है, गॉड का ओरिजिन क्या है, गॉड का सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है, इस प्रकार से भी आप अपने रिव्यू को अरेंज कर सकते हो। फिर ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड यहाँ पे एक मेथड है जो कि रीसेंट स्टडीज को आप लेके अपने रिव्यूज में डाल सकते हो। ओके। यहाँ तक कोई डाउट? जी। मैम वो लिटरेचर रिव्यू में आपने जो 4-5 पॉइंट्स बताए थे ऊपर वाली उसमें, हम्म। उसमें ट्रेंड आपने लिखा था कि ट्रेंड के हिसाब से भी होना चाहिए। हम्म। तो वो ट्रेंड मतलब अभी हम तो लिटरेचर का लिटरेचर देख रहे हैं ना, तो वो हम्म। ट्रेंड भी उसमें लिखना है कि अभी ये प्रेजेंट में जैसे अ, ये लिटरेचर मान लो अभी जैसे एआई के थ्रू पिक्चर्स इनका ट्रेंड चल रहा है, तो वो भी इंक्लूड करना है क्या नहीं फिर? नहीं नहीं वैसा ट्रेंड नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं डालना है आप। मैंने जैसे फिर से बताती हूँ, आपके रिसर्च में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपके टॉपिक में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आप गॉड का कंसेप्ट ले हम्म। रहे हो, तो गॉड के बारे में रिसेंटली लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसको ट्रेंड बोलेंगे। मतलब जो जेन जी जनरेशन है उनके बीच में क्या ट्रेंड चल रहा नॉट है जेन जी, रिलेटेड टू, अभी जो मतलब अभी का? अभी के रिसर्चर है। ट्रेंड मतलब ओके। जो भी लिटरेचर रिव्यू में लोगे, सारा पॉइंट वेरीफाइड होगा, क्योंकि उसका हम्म। आपको रेफरेंस देना है। तो कोई अगर कोई कॉमन मैन आके करेक्ट। कोई कुछ बोल रहा है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो वो हम नहीं ले सकते। हमें सिर्फ वही हम्म। पॉइंट्स लेना है जिसको हम साइटेशन दे सकते हैं, जिसको हम प्रॉपर बता सकते हैं कि ये इनकी बातें हमने ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से लिया है, या पर्टिकुलर जर्नल से लिया है। तो ट्रेंड ओके मतलब हो मैम। गया जो अभी के रिसर्चर, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में किसी ने कुछ पॉइंट बोला है गॉड के बारे में, बिलीफ के बारे में, वो ट्रेंड हो गया। तो अगर आप वहाँ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट ओके। थे, आपने सुना वो बात, आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे लिखना चाहिए अपने रिव्यू में, तो वो आप लिख सकते। हम्म। पर उसको ओके। प्रॉपरली साइट भी करना है कि ये पॉइंट मैंने ये कॉन्फ्रेंस में सुना है, और ये कॉन्फ्रेंस के जो ओके। ऑथर, जो स्पीकर थे, वक्ता थे, वो स्पीकर थे। ये थे, और ये डेट था। ओके। ये पूरा चीज आपको उसमें ओके। मेंशन करना इतना पड़ेगा। क्लियर। हाँ। ओके ओके। रिव्यू में आपको वो सारी चीज लिखनी है जो कि वैलिडेटेड है, वेरीफाइड है। ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखनी है जो वेरीफाइड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिव्यू में आप वही बता रहे हो कि आज तक कितने शोध हो चुके हैं, आपके पर्टिकुलर एरिया में कितने शोध हो चुके हैं, वो आप बता रहे हो। तो ये पॉइंट टोटली वेरीफाइबल होगा। ओके। यानी कि अपने शब्दों में होने के बावजूद भी जो भी रेफरेंसेस है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। हाँ, जो भी उन्होंने बताया है, हम अपने शब्द में नहीं लिख सकते यहाँ पे। अच्छा। हमें उनके शब्द को लिखना पड़ेगा। उन्होंने क्या ओके। बोला है, वो शब्द हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेम टू सेम हमको लिखना पड़ेगा। हाँ, और उसका प्रॉपरली हमें साइटेशन मतलब हमें बताना, व्याख्यान करना पूरा। पड़ेगा कि ये हमने कहाँ से लिया है, उसका जो सोर्स है।
उसका जो स्तोत्र सोर्स है का वो हमें पूरा बताना रेफरेंस देना पड़ेगा, पड़ेगा। पूरा प्रॉपर रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से लिया है, कौन से डेट में पब्लिश हुआ था, कौन सा ऑथर था, कब लिखा है, वो पूरा आपको अपने साइटेशन में बताना पड़ेगा। इवन द डिफरेंट एडिशंस यू हैव टू मेंशन। हाँ हाँ, अगर कुछ लेटेस्ट एडिशंस है, पुराने एडिशन से आपने वो व्याख्यान लिया है तो वो लिखना है, या तो कोई नए एडिशन से लिया है तो वो लिखना है। इस प्रकार से आपको वो चीजें पूरी बतानी पड़ेगी। मैम जी। मैम जो लिटरेचर रिव्यू है, जैसे हम लोग अभी अगर सिनॉप्सिस बनाएंगे तो हम्म। उसमें डिटेलिंग लाइक लिटरेचर रिव्यू में तो सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा ना कि हमने ये बुक से लिटरेचर रिव्यू किया है, बस बस हाँ, इतना ही लिखना है ना, सिर्फ डिटेलिंग लिखना। अगर उसमें से आपने कोई कोटेशंस लिए हैं, ठीक है, वो कोटेशंस कोई आपको लगा कि ये कोटेशन आपके टॉपिक से मैच करता है और ये टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, जैसे कुछ फिलोसोफर्स, कुछ दार्शनिक कुछ बोलते हैं, ठीक है, कृष्णमूर्ति ने कुछ बोला, वो जो बोला, वो व्याख्यान जो बोला, वो आपके जो टॉपिक है उससे काफी मैच करता है, आपके कंसेप्ट से काफी मैच करता है, आपको लगा कि वो कंसेप्ट्स अगर मैं अपने पेपर में डालूंगी तो लोगों को मेरे पेपर में और ज्यादा ट्रस्ट होगा, तो आपने ओके। उनका व्याख्यान एज इट इज तो ले लिया अपने रिव्यू में, या अपने कोई भी कहीं भी कोई भी पार्ट में एज इट इज तो ले लिया। अब उसका वहां पे साइट में भी आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, इंट्रोडक्शन में किया या कहीं भी किया, वो व्याख्यान को ले लिया, फिर वो व्याख्यान आपने कहाँ से लिया है, कौन सी किताब से लिया है, वो किताब का मेंशन आप लिटरेचर रिव्यू में करोगे कि ये किताब का भी मैंने रिफर किया और ये किताब मुझे काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि ये जो सोर्स जो कृष्णमूर्ति जी बता रहे हैं वो काफी हद तक काफी क्लोजली मेरा जो रिसर्च पॉइंट है उसको कवर करते हैं। तो मैम जैसे कि अगर थियोरेटिकल बैकग्राउंड वगैरह, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करते तो उससे फ्रेमवर्क की भी आइडिया होती, तो फिर से बोलिए। उसको भी मतलब मैम डिटेलिंग कर सकते हैं क्या? जैसे कि अगर जैसे मैम मेरा ना एक्चुअली रिसर्च का टॉपिक है कल्चरल स्टडी है, तो कल्चरल स्टडी में अगर मेरे को जैसे पॉइंट मिला महिला सशक्तिकरण, तो हम्म। अगर मेरे को ये जो है, अगर मैं हेडिंग किसी की लेती हूँ, क्योंकि मेरे इसमें भी महिला सशक्तिकरण के पॉइंट्स है बट वो डिफरेंट है, बट वो हम्म। टॉपिक मैच करता है, हम्म। क्या मैं ये लिटरेचर रिव्यू ये बता सकती हूँ कि करके मुझे ये हेडिंग इधर इधर से मिली है लाइक? हाँ, अगर आपने उनके पॉइंट्स, मतलब अगर आपने वो किताब पढ़ी है, ठीक है, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग क्या करते हैं वो लिटरेचर रिव्यू में वो किताबें भी लिख देते हैं जो उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, ये नहीं करना। हाँ। अगर आपने वो ओके। पढ़ी है, आपको लग रहा है कि वो मेरे टॉपिक से रिलेटेड थी और वो मेरे टॉपिक को काफी सपोर्ट की है, तभी आपको वो अपने लिटरेचर रिव्यू में दिखाना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको जो लग रहा है वो भी आपको दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है। जी बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि लिटरेचर रिव्यू में मतलब किसी का शोध पत्र है, वो उसी में से ही हमको ये करना रहेगा या किसी ने कहा है हम लोग कहीं? अभी जैसे जनरली मैम हम लोग व्याख्यान वगैरह सुनते हैं तो वहां पर किसी आचार्य ने बताया, वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा ना? वो ऑथेंटिक रहेगा, वो अगर नहीं किसी आचार्य ने बताया है तो ऑथेंटिक है, बट कहाँ बताया है, कब बताया किस है, संदर्भ? वो सब चीज ओके। आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैम ऐसे विषय रहते हैं ना तो उस पर चर्चा चलती है, तो उस समय में जैसे आपने अभी गॉड का बताया, तो वर्तमान समय में मतलब अलग अलग आचार्यों की अपनी अपनी मतलब अपने अपने विचार शक्ति के अनुसार अलग, ऐसे नहीं कि जैनिज्म में भी अलग अलग इसमें बताते हैं, तो वो भी अपन डाल सकते हैं इसमें? हाँ, अगर वो आपके टॉपिक को सपोर्ट करते हैं, आपके यस टॉपिक यस को यस। एक नया दिशा देते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। पर मैम ओके, अगर तो उसका व्याख्यान उसका वगैरह में रेफरेंस? सुना है, हम्म। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। व्याख्यान वगैरह में सुना है तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे बताएंगे? क्योंकि हाँ वो कहीं ना कहीं तो वो मैं रिकॉर्ड मुझे हुआ यही होगा। क्वेश्चन। जी, रिकॉर्डेड नहीं, हुआ होगा। जैसे नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफी बार हमारे जो व्याख्यान मतलब महाराज वगैरह जो व्याख्यान देते हैं वो रिकॉर्डेड नहीं होते हैं, ओके। तो बट देन नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब ऑथेंटिसिटी में नहीं जैसे होती फिर उसकी।
पर नहीं अमिता जी देखिए, मेरा ये है कि जैसे अभी यूट्यूब में अपन कोई चीज सुन रहे हैं वहां पे, मेरा तो पॉइंट आपसे वो थोड़ा अलग है। नहीं, मेरा पॉइंट आपसे थोड़ा अलग है मंजू जी। वो पूछ रही थी मैं। हम्म, ओके। ठीक है, मैं दोनों का पॉइंट बताती हूँ। मंजू जी जो बोल रहे हैं, उनको रिकॉर्डिंग मिल गया है तो रिकॉर्डिंग लिंक डाल सकते हैं। ओके, वहां पे उनका रेफरेंस एकदम क्लियर है। अब अमिता जी को वहां पे उनको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, साइटेशन करने के लिए उनको पॉइंट्स नहीं मिल रहा है। पर अगर वहां पे काफी लोग मौजूद थे तो वो ऑथेंटिक होता है। तब आप उनका नाम मेंशन कर सकते हो, वो डेट मेंशन कर सकते हो, कौन सी जगह में उन्होंने व्याख्यान दी वो बता के एज अ रेफरेंस उसको रख सकते हो। भले उसका रिकॉर्डिंग लिंक नहीं होगा, बट उन्होंने जो बात कही है ये ऐसा पॉइंट लिख सकते हो। अगर बाद में आपको कोई पब्लिकेशन मिल जाता है उनका, जो कि उन्होंने बोला उसको रिकॉर्ड करके किसी ने लिखा है, क्योंकि वहां पे काफी उनके फॉलोवर्स आते हैं जो कि ये सारी चीजें लिखते हैं, तो उनका अगर उन्होंने लिखा है तो वो भी आप अपने शोध में ऐड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि जितना हो सके हमारे शोध पत्र को ऐसा बनाना है कि इसमें कोई ज्यादा सवाल जवाब ना हो, कोई इसमें आर्ग्यूमेंटेशन कम से कम हो, लिमिटेड हो। तो जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही अच्छा होगा। जितना हो सके हमें क्लियर रखना है अपने रिसर्च पेपर को, ताकि हमारे गाइड या हमारे सुपरवाइजर या हमारे जब वाइवा में जब एग्जाम लिए जाएंगे तब कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन ना करे। तो उस प्रकार से हमें सोच के उस प्रकार से हम अपनी दृष्टिकोण या अपने जो भी पॉइंट्स है उसको रखना है। ओके, और कोई सवाल? ओके। मैम ये जो लिटरेचर रिव्यू हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे रिसर्च पेपर में वो एक अलग से रहता है कि एवरी पॉइंट के समय हमको वो देना पड़ता है वहाँ का रेफरेंस? देखिए, लिटरेचर रिव्यू एक चैप्टर है। ठीक है, आपकी हाँ। बुक्स में जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे लिटरेचर रिव्यू भी एक चैप्टर है, जिसमें अच्छा, आप, उसमें एक चैप्टर ही रहेगा। हाँ, वो हाँ। चैप्टर को ही लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं, साहित्य समीक्षा बोलते हैं, जिसमें आप पूरा सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखोगे। आपके रिसर्च रिगार्डिंग जो जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके सोर्सेस के बारे में आप लिखोगे। वो सोर्स मे बी वो बुक के नाम होंगे, वो बुक के नाम मेंशन करोगे। वो बुक ने आपको कितना हेल्प किया है अपने अपने शोध के लिए वो आप मेंशन करोगे। वो शोध आप, वो जो बुक से जो आपको पॉइंट्स मिले, वो पॉइंट्स अगर कोटेशंस है वो कोटेशंस भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ओके। ये सारी पॉइंट्स आप डालोगे तो लोगों को समझ आएगा कि आपने अपने शोध में कौन सी पुस्तकें ज्यादा तौर पे इस्तेमाल की है। क्योंकि ये सारी पुस्तकों के नाम आपको लास्ट में बिब्लियोग्राफी में भी देना पड़ेगा, जहाँ पे आप यस। टोटल मेंशन करोगे कि कौन कौन से पुस्तकें, कौन कौन से सोर्सेस को आपने रिफर किया है अपनी बात को रखने के लिए या अपने रिसर्च को प्रूव करने के लिए। यानी कि एक प्रीफेस की जैसे होगा बुक में, हमारी रिसर्च बुक में। फिर से बोलिए। मतलब ये हमारी जो रिसर्च होगी उसमें ये प्रीफेस के जैसे होगी। नहीं, प्रीफेस नहीं होता है। पहले तो आपका फॉर्मेटिंग में जैसे पहले इंट्रोडक्शन होता है आपके रिसर्च का, इंट्रोडक्शन होने के बाद ये रिव्यू आता है। पहले आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप रिव्यू दोगे। ओके, तो उसको फॉर्मेटिंग तो आपको बता दी जाएगी जब भी आप लिखना शुरू करोगे, तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि फॉर्मेटिंग कैसे करना है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, शॉर्टेस्ट समरी जिसको बोलते हैं। आपके पूरे जो रिसर्च है उसका जो शॉर्टेस्ट वे में आप फाइंडिंग्स बताओगे, उसके नए नए जो आपकी रिजल्ट्स है वो बताओगे, वो एब्स्ट्रैक्ट में बताओगे। एब्स्ट्रैक्ट जनरली हमारे पूरा काम खत्म होने के बाद ही हम लिखते हैं। बट कोई कोई जैसे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे हो, तो वहां पे आपको पहले से बोल दिया जाएगा कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट भेज दीजिए। ठीक है, आप फाइंडिंग्स तो नहीं लिख पाओगे बट एटलीस्ट फोकस एरिया लिख पाओगे कि आप किस बारे में पेपर लिखने वाले हो वो आप बता सकते हो। ओके, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्य समीक्षा
क्या होता है और इसमें हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। कोई भी राइटअप आपका होगा तो उसमें एक प्रॉपर पर्पस यानी कि प्रॉपर दिशा होना जरूरी है। वो दिशा देने के लिए साहित्य समीक्षा का एक काम आता है कि साहित्य समीक्षा पूरे इंपॉर्टेंट सोर्सेस टेक्स्ट को कंपाइल करके सामने रखता है, जिससे कि आपको एक दिशा मिलती है कि आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको कौन से विचार रखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस होना बहुत जरूरी है, आपका एक एजेंडा होना बहुत जरूरी है। कोई भी मीटिंग करते तो क्या होता है, एजेंडा होता है। वैसे ही आप रिसर्च लिख रहे हो तो उसके लिए आपका एजेंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा से ही आपको आगे क्या करना है उसकी दिशा मिलती है। सो लिटरेचर रिव्यू जो आप करोगे, ये ऐसा नहीं है कि आपके सारे जो क्वेश्चन है उसका सवाल का जवाब दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलोगे कि मैं रिव्यू तो लिख दूंगी, क्या मेरे सारे जितने भी रिसर्च क्वेश्चन है उसके जवाब मैं लिख पाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। तो एटलीस्ट अगर आपने 20 रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर किया है तो कोशिश करिए कि 10 रिसर्च क्वेश्चन का जवाब आप रिव्यू में लिख सकते हो। जवाब मतलब वो कहा कौन सी किताबों में उसका जवाब मिला है और कितना मिला है, ये आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने रिव्यू में। इसके लिए तो कोशिश करिए कि आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है, जो सवाल है आपके रिसर्च रिगार्डिंग, वो काफी क्लियर हो, क्योंकि वो एक नींव है। अगर वो चीज आपकी क्लियर होगी तो आगे का जो आपका पीएचडी का जर्नी होगा, आपका जो रिसर्च का जर्नी होगा, वो काफी स्मूथ वे में होगा। ओके। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो भी आप लिटरेचर स्टडी कर रहे हो वो एकदम आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है आप, तो फिर आप ऐसे ही अपना वक्त खराब कर रहे होंगे। तो इसलिए आपकी कोशिश रहेगी कि टॉपिक रिलेटेड सोर्सेस को ही पढ़ा जाए। ओके। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगे ना मैम कि हाँ, एक्चुअल जैसे में? मैंने बोला कि अगर 20 रिसर्च क्वेश्चन है तो कोशिश करिए 10 का तो भी जवाब दे दीजिए उसमें, रिव्यू में। वर्ड लिमिट रहेंगे आपके पास तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक। ओके। सो हम वाइंड अप करते हैं क्लास, क्योंकि 40 मिनट्स का ही यहाँ पे सेटअप किया है मैंने टाइमिंग्स। ओके। और कुछ मैम क्वेश्चंस होगा तो रिकॉर्डिंग, जी वो मैम मैं रिकॉर्डिंग्स मिलेगी कि? हाँ मैं लिंक भेज दूंगी आपको, तो आप रिफर कर सकते हो। ठीक है। ओके। पूरी जय अपडेटेड जिनेन्द्र। रहेगी ना मैम? हाँ जी, हाँ जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक ओके, यू। थैंक जय यू। बहुत जिनेन्द्र, जय टाइम लग रहा है जिनेन्द्र। मैम, इजी नहीं है काम।